Hello everyone, my name is Anup Kumar Verma. I am pursuing MTech from IIT Dhanbad in structural engineering. तो लास्ट लेसन में हमने देखा था थर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं। अभी मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ और दे देता हूँ और बता देता हूँ कि हिंज सपोर्ट में हम लोग रोलर ही क्यों देते हैं। क्यों हम लोग दोनों साइड हिंज भी तो दे सकते हैं, ऐसा क्यों हमने नहीं किया। तो एक चीज देखना, एक पॉइंट तो हमें पता ही है, इतनी एनालिसिस के बाद हमें ये पता चला स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेसेस। मतलब कि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, एक दो केस करके मैं आपको दो डायग्राम समझा देता हूँ। एक तो केस वन ये हो गया, एक केस टू इधर लिख लेता हूँ, इधर ही बना देता हूँ। ये दोनों साइड हिंज सपोर्ट है, यहाँ वन साइड हिंज, वन साइड रोलर सपोर्ट। केस वन, केस टू। हम प्रिफर कौन सा करते हैं? आपने देखा होगा हम प्रिफर ये वाला करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? एक चीज देखना, जब हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट में मूवमेंट दोनों साइड पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मान लो हमने टेम्परेचर टी से इंक्रीज किया, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारे स्ट्रक्चर में जो है स्ट्रेन आएगी, कुछ स्ट्रेन आना चाहेगी, डेल्टा एल मान लो स्ट्रेन आएगी, डेल्टा एल चेंज की वजह से स्ट्रेन आएगी डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जब स्ट्रेन आएगी, लेकिन हिंज सपोर्ट में होता क्या है कि अगर हमारा स्ट्रेन डेवलप होना चाह रही है टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से, तो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड हो जाएंगी, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस डेवलप तभी होती है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंशन है वो रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन है। यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो चेंज इन लेंथ होना था, लेकिन दोनों तरफ से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पे रोल प्ले करेंगी और यहाँ पे आएंगी। और हम एक और जो यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन होगा। फ्री एक्सपेंशन होगा, इसका क्या मतलब होगा? कोई रेजिस्टिंग फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा सिग्मा थर्मल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। लेकिन इस केस में सिग्मा थर्मल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो एक चीज बताना, हम अपना बीम हम अपना वो स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, कोई बीम डिजाइन कर रहे हैं, उसमें पहले से ही इतनी सारी स्ट्रेसेस है, उसकी एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम लोग दोनों साइड हिंज दे देंगे तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ हमें सेफ्टी देना पड़ेगा, मटेरियल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों सिंपली सपोर्टेड है तो हम लोग सेकंड वाला देते हैं, केस टू वाला देते हैं, ताकि हम एक इंजीनियर हैं, हमें इकोनॉमिकल चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सेकंड टू केस टू वाला देंगे, क्योंकि वहां पे स्ट्रेसेस जीरो, थर्मल स्ट्रेसेस जीरो आएंगी। उसकी वजह से बेनिफिट हमारा होगा, ये होगा कि बाकी स्ट्रेसेस को के लिए हम इसको डिजाइन कर देंगे, थर्मल स्ट्रेसेस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर ऐसा केस वन में नहीं हुआ, थर्मल स्ट्रेसेस भी अपना रोल प्ले करेंगी। उसकी वजह से क्या होगा? हमें एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा इकोनॉमी हमारी ज्यादा लगेगी, है ना? ये चीज है। तो इसमें एक चीज कैसे लिखा दूं आपको, पॉइंट करके लिख लो। सिंस ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ तो मैंने इंक्रीजिंग का केस लिया है, स्ट्रेन विल बी डेवलप्ड सिंस फ्री एक्सपेंशन is restricted. In this case, hence sigma thermal stresses will be developed. इस केस में क्या है? Since on increasing temperature there will be free expansion, so sigma thermal is equal to 0.
ठीक है, ये समझ लिया हमने। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन को आपको मैं और ज्यादा थर्मल स्ट्रेसेस को और ज्यादा मैं आपको सिंप्लीफाई वे में समझा देता हूँ। तो देखो जरा 1 मिनट, न्यू स्लाइड, थर्मल स्ट्रेसेस। थोड़ा और मैं आपको समझा देता हूँ इसको क्या लिख सकते हैं। तो थर्मल स्ट्रेसेस को ये लिख सकते हैं हम कि थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड ही कब होती है, जब हमारा पे स्ट्रेन प्रिवेंटेड हो। तो इसको हम जनरलाइज वे में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा थर्मल इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन थर्मल प्रिवेंटेड। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो स्ट्रेन थर्मल प्रिवेंटेड को और क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन थर्मल प्रिवेंटेड क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम डेल चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड अपॉन एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक वैल्यूज के टर्म्स में समझा देता हूं। ठीक है, वैल्यूज के टर्म्स में इन द सेंस देखो, मान लो स्टेटमेंट 1 लिखते हैं हम लोग, या केस 1 ले लो, केस 1। ठीक है, मान लो एक बार है, दोनों तरफ से फिक्स है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी नीड है और समझाने की। ठीक है, तो उसकी लेंथ, तो इसलिए मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। मान लो इसकी लेंथ L इक्वल टू 4 मीटर है, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा चेंज होना था L इक्वल टू, अब सिंपल वे में मैं वैल्यू सही समझा रहा हूँ, L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी चेंज होना था, टेम्परेचर की चेंज की वजह से इसकी लेंथ बढ़नी थी L अल्फा डेल्टा टी। मान लो हमने वैल्यू अज्यूम कर ली 4 mm, ये इंक्रीज होनी थी इसकी लेंथ, या चेंज होनी थी इसकी लेंथ। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे वो स्ट्रेन डेवलप नहीं हो पाई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सपेंशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक्सपेंशन नहीं हो सकता यहाँ पे। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगी वो कितनी होगी, उसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगी यहाँ पे, सिग्मा थर्मल इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन प्रिवेंटेड यहाँ कितने की वजह से हुई है, 4 mm की वजह से हुई है, अपॉन मान लो 4000 मीटर, डेल्टा एल बाई एल, 4 mm की वजह से हुई है। इसको आप ज्यादा वे में समझेंगे, एल ही रखते हैं इसको। तो ये जो स्ट्रेस, जो ये जो थर्मल स्ट्रेस किसकी वजह से आई है, जो ये स्ट्रेन हमारा एक्सपेंशन होना चाह रहा था पर हो नहीं पाया, तो यानी कि ये स्ट्रेन यहाँ पे प्रिवेंटेड है। थर्मल, तो थर्मल स्ट्रेस प्रिवेंटेड कितना होगा, वो अपसाइलन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अपसाइलन यहाँ पे प्रिवेंटेड वाला होगा, स्ट्रेन हमारी प्रिवेंटेड वाली होगी, तो 4/L। केस 2 में आपको समझाता हूँ, केस 2 में क्या हो रहा है देखो। ठीक है, इसकी लेंथ मान लो 4 मीटर है, इसकी भी लेंथ 4 मीटर है। अब यहाँ पे क्या है, गैप है हमारा, कलर चेंज, 1 mm का यहाँ पे गैप है। यहाँ पे हमने फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया इस केस में। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ, केस 1 के लिए ये था, फर्स्ट केस के लिए। ठीक, और केस 1, यहाँ पे हमने अब सेकंड केस में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जो हमारा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होना चाहिए था टेम्परेचर चेंज की वजह से। यहाँ पे जो हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वो डेल्टा टी कर रहे हैं, या टी कर मान लो, मैं टी मान रहा हूँ, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, अब मान लो ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एल चेंज कितना होना चाहिए, मान लो यहाँ 4 mm यहाँ भी होना था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि
1 mm यहाँ पे एक्सपेंड हो सकता है, 1 mm का गैप प्रोवाइडेड है पहले से, तो 1 mm एक्सपेंड हो सकता है। और होना कितना चाहिए, 4, यानी कितना फ्री एक्सपेंशन नहीं हो पाया, 3 mm का नहीं हो पाया। तो थर्मल स्ट्रेसेस आती हैं किसकी वजह से, जो स्ट्रेन प्रिवेंटेड हो। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू स्ट्रेन प्रिवेंटेड, यानी 4 mm माइनस 1 mm, 3 mm ही तो प्रिवेंटेड है, क्योंकि 4 mm स्ट्रेन आनी चाहिए थी, 1 mm तो एक्सपेंशन हो चुका है, बचा कितना 3 mm, 3 mm। इस 3 mm की वजह से यहाँ पे जो है स्ट्रेसेस आई हैं। केस थर्ड देखो जरा, केस 3, ठीक है। केस 3 में क्या कह रहा है, मान लो कि हमारा एक सपोर्ट है, यील्डिंग सपोर्ट है, देयर इज अ केस ऑफ यील्डिंग सपोर्ट, एक बार है, एल लेंथ का। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, ये हमारा सपोर्ट यील्ड कर सकता है, सपोर्ट 1.5 mm का यील्डिंग कैपेसिटी है, मतलब ये यील्ड कर सकता है, चेंज इन लेंथ उसकी हो सकती है 1.5 mm। तो अब मान लो यहाँ इस केस में हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो चेंज इन लेंथ कितना होना था, 4 mm होना था। और हमारा सपोर्ट कितना यील्ड हो सकता है हमें पहले से पता है, 1.5 mm। तो यहाँ पे सिग्मा थर्मल किसकी वजह से आएगा, जो स्ट्रेन प्रिवेंटेड हुआ, जो फ्री एक्सपेंशन नहीं हुआ। तो कितना नहीं हुआ, 1.5 तो हो ही सकता था, तो हमारा हुआ कितना नहीं, ये चेंज इन लेंथ नहीं हुई अपॉन एल, यानी कि 2.5 mm की वजह से हमारी जो स्ट्रेन प्रिवेंटेड रही है उसकी वजह से यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस आई हैं। एक केस और देखते हैं, बस ये लास्ट केस है मान लो। ये इसका लेंथ इक्वल टू 4 मीटर यहाँ भी है, 4 मीटर यहाँ भी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करें तो डेल्टा एल यहाँ पे कितना होना चाहिए, मान लो इतना होना चाहिए था, 4 mm होना चाहिए था। अब ये फ्री एक्सपेंस मतलब ये फ्री है, एक एंड पे, एक ही एंड पे फिक्स्ड है, तो यहाँ पे पॉसिबल है स्ट्रेन आना, बिल्कुल पॉसिबल है, फ्री है, कितनी भी स्ट्रेन आए इस डायरेक्शन में फ्री है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रिवेंटेड कितनी हुई, यहाँ पे स्ट्रेन प्रिवेंटेड हमारी 0 हुई, मतलब हमारा चेंज इन लेंथ होना चाहिए था 4 mm का, यहाँ पे फ्री स्पेस है तो यहाँ पे 4 mm चेंज होगा, यानी फ्री एक्सपेंशन, मतलब जो हमारा जो एक्सपेंशन पिछले वाले केस में रिस्ट्रिक्ट था, जो नहीं हो पा रहा था, यहाँ वो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा स्ट्रेस कितनी आ जाएंगी, सिग्मा थर्मल, थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन प्रिवेंट हुई ही नहीं, यहाँ पे 4 mm एक्सपेंशन होना था, 4 हो गया, तो बचा कितना, 0 बचा, प्रिवेंट कोई एक्सपेंशन रुका ही नहीं, तो यहाँ पे 0। तो सिग्मा थर्मल इस केस में कितना आएंगे, 0 स्ट्रेसेस। स्ट्रेस डेवलप भी कब होती हैं, जब हमारा किसी में, जैसे पेन है, इसमें चेंज होना चाहिए 4 mm या 10 mm चेंज होना चाहिए, ठीक है, 10 mm चेंज होना चाहिए, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, वो चेंज हो गया, तो स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगी। अब मान लो दोनों तरफ से हमने इसको रोक दिया, पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, अब टेम्परेचर इंक्रीज किया, 4 mm चेंज होना चाहिए था, दोनों तरफ से जब बंधा हुआ है तो कहाँ ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसकी लेंथ कैसे चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो चेंज नहीं हो पाया है, उसकी वजह से जो चेंज नहीं हो पाई है स्ट्रेन, जिस पहले चेंज होनी थी अगर फ्री होता, लेकिन जब बंधा हुआ है तो स्ट्रेन कोई कोई नहीं डेवलप्ड हो पाई, इसका मतलब थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड हो गई हैं। 4 mm जैसे था तो 4 mm हो नहीं पाया, तो इसका मतलब थर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पे 4 mm की वजह से जो स्ट्रेन हमारी प्रिवेंट हो गई है, फ्री एक्सपेंशन प्रिवेंट हो गया है, उसकी वजह से थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड होंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, मान लो एक क्वेश्चन में कराता हूं आपको, क्वेश्चन कराऊं कि
दोबारा उसमें ले चलूं, देखो एक चीज देखो, एक क्वेश्चन देख लो आप। मान लो ये बार है, बार दो सब बार्स में डिवाइडेड है, मतलब है तो पूरा एक ही बार, लेकिन हाफ की लेंथ अलग है, एरिया अलग है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है। ठीक है, यंग सॉरी हाँ भाई, यंग मॉडुलस अलग है, और हमारा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी अलग है, और दूसरे का भी अलग है। तो मान लो ये इसके पैरामीटर L1 A1 E1 अल्फा 1, L2 E2 A2 अल्फा 2। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा A2 अल्फा 2। ठीक है, तो मान लो मैं आपको समझाने के लिए बस एग्जांपल, मान लो यहाँ पे डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ, इंक्रीज किया हमने, तो उसकी वजह से ड्यू टू टेम्परेचर, इन जनरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन जनरल मैं समझा रहा हूँ आपको, टेम्परेचर इंक्रीज, तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना होना चाहिए, मान लो हाँ, इसका इतना होना चाहिए था, दूसरे पोर्शन का टोटल चेंज इन लेंथ कितना होना चाहिए, पहले पोर्शन का प्लस दूसरे पोर्शन का इतना होना चाहिए। मान लो उसकी वैल्यू 5 mm मान लो है, 5 mm चेंज होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे जो डेल्टा चेंज हुआ कितना है, हो ही नहीं पाएगा, दोनों तरफ से फिक्स है। चेंज इन लेंथ टोटल कितनी हुई इस केस में, 0 है। ठीक है, 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा बार्स में, ड्यू टू फिक्स सपोर्ट। एलोंगेट होना चाहिए था, हो नहीं रहा, इसका मतलब जो बार है इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मान लो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मान लो पी हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। क्यों पी लग रहा है दोनों साइड, मैंने कैसे दिखा दिया, क्यों बैलेंस कौन करेगा, पी करेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ही देख लो, मैंने आपको बनाना सिखाया था। पी इधर मान लो कंप्रेसिव लगा, तो बैलेंस कौन करेगा, पी, ये ए बी है। अब इसकी वजह से जो ये है, इसकी वजह से इस इस बार पे किस तरफ की स्ट्रेसेस आएगी, अपोजिट आएंगी, एक्सटर्नल, ओवरऑल ये एक्सटर्नल बैलेंस है तो इंटरनल भी बैलेंस होगा, पी आई इस साइड में, इसको बैलेंस कौन करेगा, अपोजिट साइड में ये बैलेंस करेगा, तो ओवरऑल सिस्टम हमारा बैलेंस है। इसका मतलब हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव फोर्स आएगा चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। तो डेल्टा एल डैश ड्यू टू पी कितना होना होना चाहिए था, डेल्टा एल डैश टेम्परेचर चेंज की वजह से इतना होना चाहिए था, हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, इसका मतलब किसने रोका होगा, मान लो कंप्रेसिव फोर्स ने रोक लिया इसको, तो कंप्रेसिव फोर्स ने इसको कितना कंप्रेस किया कि चेंज इन लेंथ हुआ ही नहीं, तो डेल्टा एल डैश ड्यू टू पी कितना हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, पी माइनस पी, कंप्रेशन को निगेटिव ले रहा हूं, माइनस पी L2, ये वैल्यू कितनी होगी कि डेल्टा टोटल हमारा 0 हो गया, -5 mm के बराबर होगी, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, होनी पड़ेगी इसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एल टोटल, डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल डैश की वजह से 0 हुआ था, 5 mm -5 mm, तो हम लोग फ्रॉम इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग क्या सिग्मा 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो स्ट्रेस इन बार A1, कंप्रेसिव फोर्स सेम है लेकिन स्ट्रेसेस अलग आएंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा डिफरेंस है, और सिग्मा 2 पी अपॉन A2, ऐसे हुआ बस। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे कि जो अगर हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है,
ठीक है, अलोंग द डेप्थ ऑफ द बीम, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा डेल्टा आएगा वो क्या होगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मान लो अलोंग द डेप्थ की बात हम लोग करने जा रहे हैं, इसको कैसे लिखें। ठीक है, तो अलोंग द डेप्थ, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था डेप्थ के अलोंग, और टॉप पे T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो उसकी वजह से जो हमारा डेल्टा आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, वो कितना होगा। ठीक है, तो ये बीम हम बना लेते हैं, आप समझ जाओगे मैं किस बीम की बात कर रहा हूँ। ये बीम है, इसकी कुछ डेप्थ है, ये टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग द डेप्थ ही है। इसके अलोंग यहाँ बॉटम में टेम्परेचर 0 है, ऊपर जाके T डिग्री सेल्सियस हो गया है। ये L लेंथ की बीम है हमारे पास, ठीक, L लेंथ की बीम है हमारे पास। तो एक चीज जरा देखना, जब यहाँ पे टेम्परेचर जो हमारा चेंज होगा, तो बॉटम फाइबर पे क्या है, तो कैसे बनाऊं मैं, इसी से बना देता हूँ। बॉटम फाइबर पे टेम्परेचर हमारा मान लो इनिशियली 0 था, तो बॉटम फाइबर में चेंज इन लेंथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसकी लेंथ एल रहेगी। लेकिन टॉप फाइबर पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और डेल्टा टी से हुआ है, तो यहाँ पे हमारी टॉप फाइबर पे क्या है, इंक्रीज होगी लेंथ, तो उसकी वजह से इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, टॉप पे टेंशन होगा, तभी तो टॉप फाइबर इंक्रीज किए हैं, टेंशन होगा। वो बॉटम फाइबर में 0 स्ट्रेसेस है, मतलब हमारा टेम्परेचर चेंज 0 है, तो चेंज होगा ही नहीं, तो ये हमारा एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। और डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ये अपवर्ड, ठीक है। अब देखो जरा एक मिनट, मान लो एक बीम है, ए बी पॉइंट है, ये हमारा डिफ्लेक्शन कितना हुआ, डेल्टा एल डिफ्लेक्शन हुआ, ये हमारी लेंथ पहले L1 थी, अब ये L2 हो गई। तो जो हमारा डेल्टा हमारा इतना छोटा है, डेल्टा हमारा इतना छोटा है कि हमारा डेल्टा 1 इज नियरली इक्वल टू डेल्टा 2 हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा इज वेरी स्मॉल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी केस 2 में हम लोग अब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखते हैं, कैसे। ठीक है, इसकी डेप्थ h है। अब यहाँ पे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कैसे मैं बता रहा हूँ, वहां पे अपवर्ड था, वहां पे ये डेल्टा अपवर्ड था, क्योंकि हमारा टॉप फाइबर पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, बॉटम फाइबर पे 0 ही था। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है,
यहाँ टॉप पे 0 है और बॉटम पे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ डेल्टा टी है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा? डिफ्लेक्शन हमारा डाउनवर्ड होगा यहाँ पे, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो मान लो इसको मैं अब कैसे समझाऊं आपको? इसका ऐसे मान लो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये इमेजिनरी सर्कल बना रहा हूँ, ये इमेजिनरी सर्कल है। अब यहाँ पे बॉटम पे क्या होगी? टेंसाइल स्ट्रेसेस, और चेंज इन लेंथ मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी? एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। टॉप पे हमारा एल ही रहेगी। तो जो ये कर्वेचर आएगा इसका रेडियस होगा। तो मान लो यहाँ सेंटर इसका ओ है, ये रेडियस इसका आर रेडियस है, और ये हमारा जो है, इसको कैसे बनाता हूँ, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ अच्छा सा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पहले से था। यहाँ चेंज हो गया, कितना हो गया? बॉटम पे डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, पहले यहाँ पे थी, अब डेल्टा से चेंज हो गया, यहाँ नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ थी यहाँ पे एल ही है, तो पहले की ही लेंथ यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रही है, एल अल्फा डेल्टा टी। जो ये पॉइंट, ये चीज है, इसका कर्वेचर यहाँ पे कोई ये कर्वेचर है, तो इसका यहाँ पे कोई रेडियस होगा। तो मान लो इसका सेंटर ओ यहाँ पे है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है? आर रेडियस है इसका, ठीक। आर आर ठीक, तो आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी। यहाँ पे थीटा क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू, एक थीटा क्या हो सकता है? थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखो जरा एक मिनट, यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं हम, इस फाइबर की मान लो बात करें, ये फाइबर, तो इसके लिए थीटा क्या होगा? आर्क लेंथ एल अपॉन रेडियस आर। इस फाइबर की बात करें तो थीटा क्या होगा? आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है? एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। रेडियस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस फाइबर की रेडियस क्या है? इस मतलब इस फाइबर का कर्वेचर क्या है? आर प्लस एच। इस फाइबर का रेडियस आर प्लस एच, कर्वेचर तो ये है, और रेडियस इसका सेंटर से कितना है? आर प्लस एच। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, आर प्लस एच अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन
ठीक, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आर क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। एक प्रॉपर्टी और एक इसके लिए, अब दूसरा जब हमें डेल्टा निकालना है तो एक चीज देखो जरा, कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है। मान लो एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, ये ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सेम साइड का प्रोडक्ट इक्वल टू अपोजिट साइड का, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। ये कॉर्ड, दो कॉर्ड की इंटरसेक्शन में इस सर्कल में प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इक्वल टू सी डी। तो अब यहाँ पे क्या केस हमारा बन रहा है, हमारा केस क्या बनना है, हमारा पहले लेंथ यहाँ पे ए बी था, फिर जब डेल्टा डाउनवर्ड जाएगा तो कुछ ना कुछ ये एल से एल डैश गया होगा। तो एक चीज देखो जरा, ए बी पॉइंट पे एल डिस्टेंस ही, डेल्टा बहुत स्मॉल है हमारा, तो जो एल डैश को हम नियरली इक्वल टू एल लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा ए बी क्या होगा, एल होगा, तो इसका मिडिल पॉइंट पे, ये सेंटर हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ पे ये मिडिल पॉइंट पे है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये हमारा वो सेंटर से पास कर रहा है पूरा। तो एल बाई टू, ये एल बाई टू, ये डिस्टेंस अगर ये पूरा हमारा 2r है, और ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हमारा डेल्टा है, तो ये पूरा पूरा हमारा 2r है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2r माइनस डेल्टा हो जाएगा। अगर हम यही ए बी इक्वल टू सी डी वाली प्रॉपर्टी लगाएं, तो 2r माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा इक्वल टू हम एल स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। यहाँ से 2r इंटू डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पे देखो डेल्टा वेरी स्मॉल है, डेल्टा वेरी स्मॉल है, तो डेल्टा स्क्वायर और स्मॉल होगा, तो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर अपॉन 8r। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब हम r की वैल्यू 1 से अगर 2 में पुट करें, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 8r आया था, r हमारा कितना है, h अपॉन अल्फा टी, h अपॉन अल्फा डेल्टा टी, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा हमारा, तो डेल्टा हमारा जो चेंज इन आएगा अलोंग दी डेप्थ, टेम्परेचर चेंज की वजह से, अल्फा अल्फा डेल्टा टी एल स्क्वायर अपॉन 8h आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने टेम्परेचर वेरिएशन जो माना था, वो हमने माना था 0 से डेल्टा टी। अगर मान लो टेम्परेचर वेरिएशन हमने मान लिया कि टी से टी प्लस डेल्टा टी है, तो वहां पे हम लोग हर जगह एल को एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद जरा देखो, अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट एक सीखते हैं। यहाँ तक हो गया, इसको आपको याद करना है बाय हार्ट, क्योंकि ये गेट में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये फॉर्मूला याद करना है, एल स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी अपॉन 8h। अब हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं जो काफी पूछा जाता है एग्जाम में। नई नई स्लाइड से देख लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन, थर्मल एक्सपेंशन कह सकते हैं इन कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट मटेरियल। ठीक, और केस करके मैं आपको समझाऊंगा। मान लो दो बार है, वो आपस में परफेक्टली जुड़े हुए हैं, सेम लेंथ के बार है। ठीक, एक कॉपर का है और एक मान लो स्टील का है। ये कॉपर का है मान लो, ये हमारा
स्टील का है। एक बात हमें पता होनी चाहिए, या मतलब क्वेश्चन में दे देगा कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो अल्फा होगा, थर्मल कोफिशिएंट होगा, कॉपर का बड़ा ज्यादा होगा स्टील से। तो अगर इस केस में हमारा थर्मल एक्सपेंशन होता है, ये एकदम कंपोजिट सेक्शन है, मतलब एक दूसरे से एकदम रिजिडली बाउंड है, मतलब रिजिडली बंधे हुए हैं, ठीक है। तो एक ये कंपोजिट ऐसा रिजिड इनके बीच में कनेक्शन है कि एक सिंगल मेंबर की तरह बिहेव करेंगे। तो जब हमारा इस केस में टेम्परेचर मान लो हमने इंक्रीज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, क्या होगा फिर? मान लो ये लेंथ हमारी, ये एल लेंथ का है, ठीक। टेम्परेचर इंक्रीज किया है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा अल्फा हमारा कॉपर का ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगा। अल्फा स्टील का कम है, तो उसमें कॉपर के मुकाबले कम एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो एल, वेट, थोड़ा पेन, एल, एक मिनट, वर्क क्यों नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे मान लो जो एक्सपेंशन यहाँ हुआ है, ये एल अल्फा कॉपर का इंटू डेल्टा टी। तो कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट ज्यादा, तो एक्सपेंशन उसका ज्यादा है। ये सिंगल ही मटेरियल, लेकिन इतना एक्सपेंशन इसका हो सकता था कॉपर का। स्टील का क्या होगा, स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम है, तो इसका एक्सपेंशन इतना ही होगा, मान लो अल्फा स्टील डेल्टा टी, इसका डेल्टा एल इतना हुआ, ठीक। स्टील का, कॉपर का इतना होना चाहिए था। लेकिन एक बात हमें ये भी पता है, ये रिजिडली कनेक्शन, रिजिड कनेक्शन है, यानी सिंगल मेंबर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि सिंगल है, दोनों का बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, तभी तो ये सेम लेंथ के हो पाएंगे, रिजिड कनेक्शन है तभी तो इनका चेंज सेम हो पाएगा। इस पे मान लो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगी है सिग्मा कॉपर, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस लगने के बाद यहाँ चेंज जो हुआ है, नेट रियल चेंज जो यहाँ इस सेक्शन पे है, और यहाँ पे सिग्मा कॉपर, सिग्मा स्टील टेंसाइल में होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा रिजिड कनेक्शन है, तो चेंज इन लेंथ सेम होना पड़ेगा। तो हमारा कॉपर ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन रिजिड कनेक्शन है, एक्सपेंशन दोनों का बराबर होना चाहिए, तो कॉपर कॉपर ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। स्टील हमारा कॉपर से कम एक्सपेंड होगा, लेकिन दोनों का रिजिड कनेक्शन है तो बराबर होना चाहिए, तो कम एक्सपेंड होगा, तो उसको ज्यादा होने के लिए सिग्मा स्टील, तो यहाँ पे दोनों इनका एक्सपेंशन बराबर हो जाएगा। तो उसको हम लोग कह सकते हैं जैसे सिग्मा कॉपर को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा कॉपर को क्या लिख सकते हैं, ई डेल्टा एल अपॉन एल कॉपर का, ठीक। अब जो हमारा सिग्मा, जो स्ट्रेसेस कॉपर की हैं वो कंप्रेसिव है, स्टील की हमारी टेंसाइल है, और ये हमारी ये फाइनल लेंथ है, अब यहाँ तक फाइनल लेंथ है। तो अगर हम इक्वेशन बनाए दोनों के लिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों का हमारा चेंज बराबर आ गया है, जो हमारा टेम्परेचर चेंज की वजह से चेंज बराबर आ गया, तो कॉपर की के लिए क्या लिख सकते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी, ये चेंज होना चाहिए था ड्यू टू कंप्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। इसमें स्ट्रेसेस कितनी डेवलप्ड हो गई, सिग्मा यू एल अपॉन ई कॉपर हो गई, इतनी हो गई, इक्वल टू ये नेट जो कॉपर का डेल्टा एल है किसके बराबर है, डेल्टा एल के स्टील के। तभी तो ये इस पॉइंट पे आया, क्योंकि यहाँ पे फिर कंप्रेसिव रिजिड कनेक्शन था, तो यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ गई यहाँ पे, और यहाँ टेंसाइल आ गई, तो ये तभी बराबर चेंज हुआ। तो डेल्टा एल स्टील, तो इसका क्या लिखते हैं, इसका ये कॉपर होगा।
इसका क्या होना चाहिए था, एल स्टील। ये इतना हुआ टेम्परेचर की वजह से, लेकिन रिजिड कनेक्शन है तो इसको यहां तक आना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। तो इसमें जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी तो उसकी वजह से चेंज कितना होगा, सिग्मा स्टील लेंथ ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ये हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें पता ही है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, सिग्मा ऑफ कॉपर into area of copper is equal to sigma of steel into area of steel। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा, हमारी स्ट्रेसेस आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें यही चीज मैं बताना चाहता था। मान लो मैं एग्जांपल के उस पे देख रहा हूँ, मान लो एक मैं वैल्यूज दे देता हूँ एग्जांपल के लिए। ये कॉपर का था, ये स्टील का था। अल्फा कॉपर का ज्यादा तो डेल्टा एल कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा कॉपर का ज्यादा है तो डेल्टा एल कॉपर का ज्यादा होगा, मान लो 5 mm होना था। अल्फा ऑफ स्टील का कम तो डेल्टा ऑफ स्टील का कम होगा, मान लो 3 mm। लेकिन ये भाई ये पूरा रिजिड कनेक्शन है, रिजिड कनेक्शन एक ही तरह बिहेवियर हो रहा है इसका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा चेंज एक ही तरह बिहेवियर क्या है, ये सिंगल मेंबर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो दोनों का चेंज सेम होना चाहिए। तो दोनों का चेंज सेम होना चाहिए, इसका 5 हो गया, होना हो रहा है टेम्परेचर चेंज की वजह से, इसका 3 होना चाहिए, हो रहा है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। लेकिन जो हमारा सिंगल मेंबर की तरह बिहेव कर रहा है तो दोनों का बराबर कैसे होगा, इसको इस पे कंप्रेसिव फोर्स आना चाहिए ताकि ये किसी सेक्शन इस सेक्शन पे आके रुक जाए, और इस पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होनी चाहिए ताकि ये भी इस सेक्शन पे आके रुक जाए, और हमारा नेट चेंज इन लेंथ दोनों का एज अ सिंगल मेंबर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो सेम हो जाए, ठीक है। इसी तरह मान लो, इसी तरह हम और लिख सकते हैं, मान लो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है, ये केस था टेम्परेचर इंक्रीज का। मान लो एक केस है हमारा केस 2, केस 2 व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। सेम कॉपर का केस है, कॉपर और स्टील का ही केस हम लोग ले रहे हैं, सेम लेंथ के हैं दोनों। ठीक, ये कॉपर का है, ये स्टील का है। मान लो यहाँ इस केस में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो लेंथ जो डिक्रीज होगी तो डेल्टा एल चेंज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अल्फा ऑफ सी यू इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, तो डेल्टा ये डिक्रीज होगी तो डेल्टा अल्फा सी यू ज्यादा है तो डिक्रीज भी कॉपर का ज्यादा होगा। लेट अस से एल कॉपर डेल्टा टी, डिक्रीज मान लो 5 mm होना था, -5 mm। डेल्टा ऑफ एल स्टील का कम होगा कॉपर से, चेंज इन जो कम वो डिक्रीज इन लेंथ कम होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा स्टील का कम है, अल्फा स्टील कम है। तो मान लो यहाँ पे डिक्रीज -3 mm हुआ है, लेकिन दोनों सिंगल मेंबर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इनका दोनों का चेंज इन वो जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। तो ये मान लो डिक्रीज होके चला गया यहाँ पे -5 mm डिक्रीज हो गया, इसको इसीलिए मैंने माइनस वहां पहले लिख दिया। ये चला गया हमारा 3 mm हो गया, ठीक। तो अब 3 mm हो गया तो इसको, लेकिन इन दोनों को तो सेम डिक्रीज होना चाहिए था क्योंकि सिंगल मेंबर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मान लो
इस सेक्शन पे आके कोई ऐसा ये सेक्शन है, इस पे इनका चेंज इन लेंथ सेम हो रहा है, तो उस पे आने के लिए क्या होना पड़ेगा, कॉपर पे टेंसाइल स्ट्रेस लगनी चाहिए, तभी तो वो यहां से यहां शिफ्ट होगा। इस पे क्या होनी चाहिए, इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगनी चाहिए। तो इसकी इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ सिंस डेल्टा ऑफ एल ऑफ कॉपर इक्वल टू डेल्टा चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। अब स्टील पे इस बार जो आ रहा है, इस बार स्टील पे क्या है, टेंसाइल फोर्स आ रहा है। अब टी को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, एल अल्फा कॉपर माइनस डेल्टा टी लिखेंगे, क्योंकि ये डिक्रीज हो गया है, तो हमें पता चल रहा है कि डिक्रीज है, प्लस क्योंकि चेंज इन वो हम लोग अब विद साइन पुट करेंगे, स्ट्रेसेस सिग्मा सी यू आई है, एल अपॉन ई सी यू, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर हो गया, और चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील कितना होगा, दोनों है बराबर, एल अल्फा स्टील माइनस डेल्टा टी माइनस इस पे सिग्मा ऑफ स्टील एल अपॉन ई ऑफ स्टील। ये हो गई इक्वेशन 1। एक इक्वेशन है बाइक्विलिब्रियम, क्या इक्वेशन है, सिग्मा सी यू ए सी यू इक्वल टू सिग्मा एस ए एस, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशन, दो अननोन, स्ट्रेसेस अननोन है, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी अब हम कल देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, तो उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं सारे जवाब वहीं पे दूंगा। थैंक यू एवरीवन।